नंबर 1 को रीड करें। ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन वेयर वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 -5 -4 -2 एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। एरिया भी फाइंड करना है, क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 7 है, तो हम 7 तक इसको मार्किंग कर लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7। क्वाड्रेंट बना लिया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, पॉजिटिव वाई, और ये वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हमें फर्स्ट पॉइंट को मार्किंग करना है। इसमें x की वैल्यू -4 है, -1 -2 -3 -4, और y की वैल्यू है 5, तो 5y के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये इनको इस तरह से ज्वाइन कर लें कि रेक्टेंगल बन जाए, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, इसका नाम दे देता हूँ A, और इसके कोऑर्डिनेट है -4 5। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है 0,7, तो x 0 और y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 ये होगी, और x 0 कहाँ आएगा? 0 कहाँ आएगा? ओरिजिन पे। तो वो x 0 का मतलब है पॉइंट y एक्सिस पर है, तो ये यहाँ पर हो गया सेकंड पॉइंट B, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,7। आया समझ में? अब थर्ड पॉइंट को मार्किंग करेंगे। इसमें x की वैल्यू है 5, 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू -5 1 2 3 4 5। ये -5 1 2 3 4 5। इनको भी ऐसे मिलाएं जिससे रेक्टेंगल बन जाए। ये C पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है 5 -5। अब आ जाइए, एक पॉइंट और है -4 -2, x -4 1 2 3 4, और y -2, ये -2। ये पॉइंट कौन सा हो गया? D, और कोऑर्डिनेट क्या है? -4। ये मैंने ऑल 4 पॉइंट मार्किंग कर दिए हैं। समझ में आ गए हैं क्या सभी को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है कहीं? जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x और y की वैल्यू मार्किंग करके, और उनको या तो स्क्वायर रेक्टेंगल बनाते हुए ज्वाइन करा देते हैं। ये 4 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कराता हूं विथ ईच अदर, तो क्या होगा? कोई डायग्राम बन के आएगा इससे? क्या बन रहा है?
अब ये हमारे सामने एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है और इस क्वेश्चन में लिखा भी था ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए मैं ये कोऑर्डिनेट इसके लेट कर लेता हूँ, x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4। ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला कोई बता सकते हैं स्टूडेंट, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर नोन। यस, हाँ बहुत आसान सा फॉर्मूला है। बस ये है कि अगर याद नहीं कर रहे हैं तो चाहे आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो, मैटर खत्म हो जाता है ना। याद नहीं है माने नहीं है, और अगर याद है तो फिर ये फर्क पड़ता है कि कौन सी चीज इजी है और कौन सी टफ। तो फॉर्मूला होगा इसका 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 प्लस x4 y1 माइनस x1 y4। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। इसमें अब हम लोग वैल्यू रखते हैं इसकी। कोऑर्डिनेट मैंने शो कर दिए हैं। x1 y4, देखिए x1 की वैल्यू हो जाएगी -4, y2 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 5। अब x2 की वैल्यू 0 इंटू y3 की वैल्यू -5, x3 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू 7। x3 की वैल्यू 5, y4 की वैल्यू -2, x4 की वैल्यू -4 और y3 की वैल्यू -5। x4 इंटू y1 -4 इंटू 5 और x1 इंटू y4 तो -4 इंटू -2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये एरिया का फॉर्मूला हमने अप्लाई करके उसमें वैल्यू रख दी और वैल्यू रख के अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। तो ये आएगा -28 माइनस 0, 0 माइनस 35 -10 -20 -20 +8। माइनस इंटू x1 की वैल्यू क्या थी -4 और y4 कितना था -2।
तो यहाँ पे ये -8। ठीक है, ये आ गया -28। -35, ये -30, -28। हाँ, इसको कर दो सॉल्व। -65 -56, तो 109 माइनस का, और 13 21 111 आएगा। अब ये नेगेटिव तो होगा नहीं एरिया, इसका डिवाइड भी कर सकते हैं इसमें चाहे तो, माइनस अब हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ हाँ, 60 दूनी 120, तो एरिया नेगेटिव नहीं होगा। सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना हो गया, 60.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया हो गया इसका। आ गया समझ में? बना लो इसको, जल्दी नोट कर लो फटाफट। अरे मैं इसलिए पॉज करने को बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाओ है एक्सरसाइज 9.1 में, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। जो बेस ट्राइंगल का है, ट्राइंगल कोई भी इक्विलेटरल है, उसका जो बेस है ना वो y एक्सिस पर रखा हुआ है और उसकी साइड 2a है, such that the midpoint of the base is at origin, find the vertices of the triangle। जो मिड पॉइंट है ना वो ओरिजिन पर है और ट्राइंगल का वर्टेक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। ये डायग्राम कैसे बनेगा देखो। पहले हमको म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेनी है जिनको हम लोग एक्स और वाई एक्सिस बोलते हैं। अब जो ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका बेस वाई एक्सिस पर है। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया नेगेटिव और ये वाई और ये वाई डैश। तो अब मैंने ये मान लीजिए इसके बेस का नाम BC ले लिया है। ये वाई एक्सिस पर है। तो इसका ये बेस जो वाई एक्सिस पर है, तो ट्राइंगल एक तो ड्रॉ होगा किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एक ट्राइंगल ड्रॉ होगा किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ऐसे दो ट्राइंगल बन जाएंगे इसमें। ये बेस हो गया इसका, एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये। इसका कोई नाम ले लेंगे ट्राइंगल का। ए
और ये ए डैश। ये साइड क्या है इसकी 2a, और जो बेस का मिड पॉइंट है ना वो क्या है ओरिजिन। देखो लिखा है सब कुछ लिखा हुआ है। बेस वाई एक्सिस पे है, मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। ये बेस बीसी का मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, और वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने हैं। ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, बी के कोऑर्डिनेट चाहिए और सी के। अच्छा ये भी 2a होगा ना, बीसी 2a होगा कि नहीं? तो ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों क्या हो गए ए, और ये 90 है। अब जैसे ए के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट अगर हमको चाहिए, तो जो ए और सी के होंगे, ए का नेगेटिव कर देंगे तो ए डैश के हो जाएंगे, और सी का नेगेटिव कोऑर्डिनेट कर देंगे नेगेटिव वाई पे, तो वो बी का हो जाएगा। तो ए और सी के कोऑर्डिनेट के लिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए मुझे, कौन सा, ओ ए, और ये ओ सी। ओ सी तो पता है, क्या नहीं पता है, ओ ए नहीं पता। तो ये राइट ट्राइंगल दिख रहा है ए ओ सी, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये दोनों नोन वैल्यू है, उससे ये अननोन वैल्यू आ जाएगी क्या, आ जाएगी। तो पहले तो ये मिड पॉइंट वाली बात बता दें, सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू क्या हो गया ए। अब राइट ट्राइंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल AOC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। AC की वैल्यू 2a, OC की वैल्यू a, और OA अननोन है, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, OA स्क्वायर। OA स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। OA इक्वल टू अंडर रूट, OA की वैल्यू क्या आ गई ए रूट। ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, हेयर ए बी सी एंड ए डैश बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि उन्होंने कहा बेस वाई एक्सिस पर है, तो एक ट्राइंगल इधर भी बन सकता है और एक ट्राइंगल इधर भी बन सकता है। अब कोऑर्डिनेट चाहिए हमको, तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। ओ ए आ चुका है, ये वैल्यू ए रूट 3 हो गई है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होंगे, लिखा है ना फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए क्या होंगे, नहीं बता पा रहे, इतना टाइम लगेगा, ए के कोऑर्डिनेट नहीं बता पा रहे आप लोग। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, और एक्स की वैल्यू कितनी है ए रूट 3, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ ए रूट 3 कॉमा 0। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बी, जल्दी बोलो टाइम मत लो इतना। वाई एक्सिस पे है नेगेटिव डायरेक्शन में 0 कॉमा माइनस ए, और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस सी क्या होंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 0 कॉमा ए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए डैश क्या होंगे, ये नेगेटिव की तरफ हो गया ना, तो ए का नेगेटिव बनाओगे तो माइनस ए रूट 3 कॉमा 0। ये 2 जो ट्राइंगल्स यहाँ पे इक्विलेटरल बने हैं
उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ये आ चुके हैं। फिर से बताऊं क्या इनको? ए एक्स एक्सिस पर है, ये वाला डिस्टेंस a√3 है, तो x की वैल्यू a√3 हो गई, y 0 होता है x एक्सिस पर। b y एक्सिस पर है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, y की वैल्यू को नेगेटिव कोऑर्डिनेट कर देंगे तो -a। c पॉजिटिव y एक्सिस पर है, ये डिस्टेंस वो a है और y एक्सिस पे x 0 होता है, 0, a। और a डैश नेगेटिव x की तरफ है, x एक्सिस पे y 0 होता है, और डिस्टेंस कितना है ये वाला? ओ a डैश वही है जो OA है, OA कितना है? a√3, तो ये क्या आ गया? -a। आ गया क्या अभी समझ में सभी को? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें। Find the distance between the point P and Q with coordinate x1, y1 and x2, y2 when PQ is parallel to the y axis। देखो मैं दोनों एक एक करके केसेस ले लूंगा। ये फर्स्ट केस के लिए डायग्राम बनाया जा रहा है जहां पर PQ y एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं ये PQ कहीं भी दिखा सकता हूं इस तरह से। ये हमने P ले लिया, ये हमने P ले लिया है, ये हमने Q ले लिया, X O Y। और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, अब P के कोऑर्डिनेट PQ पैरेलल टू Y एक्सिस है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। और Q के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। अब एक बहुत जरूरी चीज यहां पे समझो कि ये वाला डिस्टेंस है ना P का y एक्सिस से, ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो P है और ये Q भी, क्या ये इक्वल नहीं होंगे? क्या होंगे? और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x की वैल्यू होता है, तो ये क्या हुआ? x1। और ये क्या हुआ? इसमें x2 लिखा है ना, तो ये x2 हुआ, तभी तो इसमें x2 है। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या? क्योंकि पैरेलल टू y एक्सिस है, इसलिए ये PA और QB इक्वल होंगे। यहां पे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2। तो शुरुआत यहीं से होगी। इफ PQ पैरेलल टू y एक्सिस देन PA इक्वल टू QB मीन्स x1 इक्वल टू x2। अब फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल है। अब वैल्यू x2 की x1 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट में 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से रूट हट गया, तो PQ की वैल्यू क्या आ गई? y2 माइनस y1। लेकिन देखो ऐसा हो सकता है कि P पॉइंट ऊपर हो सकता है और Q नीचे भी हो सकता है। अगर P ऊपर होगा तो y1 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा बताओ? ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होता है और ये वर्टिकल जो है ना P का ऐसे x एक्सिस से, तो ये P का जब x एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं ना ऐसे ये वाला, तो ये वर्टिकल मेजरमेंट है, ये किसकी वैल्यू है? y की। और जब P का ऐसे x एक्सिस से लेते हैं तो वो क्या है?
सॉरी वाई एक्सिस से लेते हैं तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट है, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की। तो ये वर्टिकल जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, y1, और q का नीचे तक जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, y2। तो इस डायग्राम में y2 बड़ा है, पर ऐसा तो हमने एज्यूम किया है, कहीं लिखा है ग्रेटर लेस कुछ, तो ये p ऊपर भी हो सकता है और q, तो ऐसे केस में फिर y1 बड़ा हो जाएगा। तो y1 बड़ा होगा ना, तो ये वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए हम स्क्वायर से रूट हटा के और इसको कैसे लिख दें, मॉड्यूलस में। मॉड्यूलस में लिखने से क्या फायदा, जो भी चाहे y1 बड़ा हो चाहे y2 आएगा क्या, और अगर मॉड नहीं लगाता हूं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे केस में अगर आप कंडीशन ऐसी आ गई जिसमें y2 छोटा है और y1, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, तो मतलब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ जाएगा, है ना। तो कंसेप्ट से पढ़ो हमेशा, यहाँ पे इसलिए क्या लगाएंगे, मॉड लगा दें। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, क्या ये सेकंड वाला कर लेंगे कि मैं कराऊं। इसमें ये पी क्यू जो तुम ड्रॉ करोगे, सुन लो बस, ये ऐसे ले लेना, देखो इस तरह से, और जब इस तरह से लोगे तो उसमें ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना वर्टिकल, ये y1 और y2 वो कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, इक्वल। देख लोगे करके, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7,6 एंड 3,4। इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कोई पॉइंट है और वो एक्स एक्सिस पर है। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस पर हमने एक पॉइंट लिया है यहां पे P। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, कहां से, 2 पॉइंट्स और हैं, कहीं भी ले सकते हैं 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए हैं, A एंड B। और इनके कोऑर्डिनेट है 7, 6 एंड 3, 4। अब जो P पॉइंट का डिस्टेंस है ना इन दोनों से, वो इक्वल है, और एक्स एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0। अब ये गिवन पॉइंट है दोनों, और ये पॉइंट हमने लिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं गिवन पॉइंट के x1 एंड y1, x2 एंड y2, और जो अननोन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x3 एंड y3। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है, ये एक्स एक्सिस है, कोई भी पॉइंट शो कर लिया। पॉइंट की खास बात होगी उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये पॉइंट इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि PA इक्वल टू PB, ये वाले जो दोनों डिस्टेंस है ना ये इक्वल होंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के बताएंगे। लेट required point on x-axis is P with coordinate x, 0। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इक्वल टू PB। अब PA और PB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या अंडर रूट आता है। अब वो अंडर रूट नहीं लगाना पड़े इसके लिए हम इसमें पहले से ही स्क्वायरिंग कर लेंगे। स्क्वायरिंग बाद में भी करना पड़ती,
बाद में करना पड़ती तो रूट में फॉर्मूला लगता, फिर स्क्वायरिंग होता तो रूट हटाते। अभी पहले से स्क्वायरिंग कर लिया तो ये पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो गया। अब मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसमें मैं रूट नहीं लगाऊंगा। अच्छा, पी ए का फॉर्मूला आप बनाएंगे कैसे? मेथड क्या है फॉर्मूला बनाने का? जैसे पी ए है तो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट माइनस कर लो। तो पी ए के लिए मैं ए में से पी को माइनस करूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली पीबी के लिए फॉर्मूला बना के बताइए क्या बनेगा। इधर सामने बोर्ड पर देखो, पीबी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बोलिए? बी से पी के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हुए बनेगा x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख देंगे x1 की 7 माइनस x का होल स्क्वायर। अब y1 की वैल्यू 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ऐसे ये x2 माइनस x3 3 माइनस x का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें भी फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 4 का स्क्वायर क्या हुआ? 16। ठीक है, अब इक्वल में सेम साइन वाली टर्म कैंसिल कर ली और इनको सॉल्व करें। 85 माइनस 14x और 25 माइनस 6x। x की टर्म लेफ्ट में ले लेंगे, कांस्टेंट राइट में ले लें। ये हो गया माइनस 8x और ये कितना आ रहा है? माइनस 60। ये माइनस से ये कैंसिल किया, 60 अपॉन 8। 4 से कैंसिल करें 2, 15। x की वैल्यू क्या आ गई? 15 अपॉन 2। ये x की वैल्यू आई है और अब हमें इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस निकालना था। तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हमने क्या लिया है? p लिया है और p के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे x की तो कोऑर्डिनेट ऑफ p हो जाएंगे x, 0 और x की वैल्यू रख दी तो 15 अपॉन 2, 0। यह है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है? नेक्स्ट 5 को रीड कर लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining point P and B। एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है और वो ओरिजिन से पास हो रही है और इन दोनों पॉइंट P एंड B के मिड पॉइंट से भी पास हो रही है। तो इसके डायग्राम को बनाएंगे हम लोग पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 5। ये रिक्वायर्ड लाइन है, पासेस थ्रू ओरिजिन हो, ओरिजिन से पास हो रही है और
2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन को ही ले लेंगे। ये पॉइंट है दोनों P और ये B। इसके मिड पॉइंट से भी पास हो रही है। मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है A, ये मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 0, -4 और 8, 0। ये इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये लाइन हो गई रिक्वायर्ड लाइन। नहीं, स्लोप निकालना है ना, तो बस लाइन लिख देंगे। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन थोड़ी ना चाहिए जो रिक्वायर्ड लाइन लिखेंगे, स्लोप चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैं समझ में आ जाएगा कि जिस लाइन की हमको स्लोप निकालना है वो ओरिजिन से पास हो रही है और वो लाइन एक मिड पॉइंट से भी पास हो रही है, जो किसका मिड पॉइंट है, PB का। इसको पढ़ के देख लें तो मैं समझ में आएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड B। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो मैं जानता ही हूं 0, 0 होते हैं। अगर मुझे एक एक कोऑर्डिनेट और मिल जाए तो मैं फिर स्लोप ऑफ लाइन का 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं यहाँ पे। अरे स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन के कितने फॉर्मूले बताए मैंने आपको, 3 फॉर्मूले बताए। एक m = tan थीटा, एक m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और एक m = कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 पॉइंट वाला लगेगा। तो उसके लिए जो लाइन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उनके कोऑर्डिनेट पता होंगे तभी तो फॉर्मूला लगाओगे ना। तो अभी मुझे ना तो एक एक कोऑर्डिनेट पता है तो मैं फॉर्मूला लगाऊं, तो एक एक कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, PB का। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। लेट A is the midpoint of PB, then coordinate of A। मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते हैं क्या, 10th क्लास में जो पढ़ा था। किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपको दिए हैं x1 y1 और x2 y2, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता था, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। ये तो सब जानते ही होंगे, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला फॉर्मूला है। तो इसमें अब हम वैल्यू रख देंगे, x1 की 0 और ये 8 और y1 की -4 + 0। तो 8/2 से ये 4 आ गया और -4/2 से ये -2 आ गया। अब ये एक एक कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब मुझे स्लोप चाहिए किसकी, जो O और A से पास हो। स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग O कोऑर्डिनेट 0, 0 and A कोऑर्डिनेट 4 -2। तो अब स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, इसमें कोऑर्डिनेट ऑलरेडी ये तो यूज कर लिए हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x3 y3 और इसके ले लेता हूँ x4 और। तो अब इसमें m = कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे हम इन दोनों के अकॉर्डिंग, जैसे y2 - y1 होता है ऐसे इसमें क्या बनेगा, y4 - y3 अपॉन x4 - x3। क्या ये समझ में आ गया सभी को। ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। इसको x1 y1 में भी लिख सकते हैं और इसको x2 इनमें x3 y3 x4 y4 में भी बना सकते हैं, किसी में भी बना सकते हैं। पैटर्न सिंपल है, जैसे y2 - y1 वैसे y4 - y3, जैसे x2 - x1 वैसे x4 - x।
अब हम वैल्यू रख देंगे, तो m इक्वल टू y4 की वैल्यू क्या है -2, माइनस y3 की वैल्यू क्या है 0, अपॉन x4 की वैल्यू क्या है 4, और माइनस x3 की वैल्यू क्या है 0। तो m इक्वल टू क्या आ गया -2/4। ये सॉल्व करके m की वैल्यू, ठीक है, समझ में सभी को। नंबर 6, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हमको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हम सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे, मतलब एक ट्राइंगल बना देते हैं जो अभी कंफर्म नहीं है कि वो राइट एंगल होगा ही, ये तो हमें प्रूव करना है कि वो राइट एंगल है, पर थोड़ा सा राइट एंगल टाइप से ही बना लेते हैं, राइट एंगल शो नहीं करेंगे बस। इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी ना हमको, कौन से एंगल 90 है वो एंगल हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, तो फिर मैं जनरल ट्राइंगल ही बना दूंगा यहां पर इस टाइप का। ABC और इसके वर्टेक्स हैं 4 4। अब विदाउट पाइथागोरस थ्योरम आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? बताएं। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x1 y1, इनको x2 y2 और इनको x3 y3 ले लेते हैं। अब हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? अगर इसमें कोई भी टू लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो वो लाइंस हो जाएंगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और जो टू साइड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी उनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 90 होगा, और अगर एक एंगल 90 हो गया तो प्रूफ हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मेथड समझ में आ गया? इसलिए मुझे पहले क्या करना है, एक एक करके इन तीनों साइड का स्लोप या ग्रेडियंट निकाल देना है। तो मैं करता हूं शुरुआत। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ AB फाइंड कर लेते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट भी M1 से कर रहे हैं। तो M1 का फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू रखेंगे तो 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4, ये 1 अपॉन -1 से ये वैल्यू माइनस। अब स्लोप ऑफ AB आ गई है, स्लोप ऑफ BC निकाल लें। स्लोप ऑफ BC को M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, y3 माइनस y2 -1 माइनस 5, x3 माइनस x2 -1 माइनस 3, -6 अपॉन -4, 3 अपॉन 2। ये स्लोप किसकी आ गई, BC की। अब स्लोप CA की फाइंड कर लेते हैं। इसको M3 से डिनोट कर लिया, तो CA के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y1 माइनस y3 अपॉन x1 माइनस x3। सिंपल है बिल्कुल, CA के लिए A में से C, ठीक है। तो y1 माइनस y3 अपॉन x1 माइनस x3, वैल्यू क्या है 4 + 1
और x1 माइनस x3 4 प्लस 1। m3 की वैल्यू भी क्या आ गई 1। अब हम इसमें ये देख लेंगे कि कौन सी टू स्लोप है जिनका प्रोडक्ट -1 हो रहा है, तो m1 का और m3 का। नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m3। तो m1 इंटू m3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -1 इंटू 1। तो m1 इंटू m3 -1 आ गया। इसका क्या मतलब निकला, जैसे ए बी की स्लोप हमने क्या ली थी m1, ये m2 और ये m3। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है, इसका मीन्स है कि ए बी एंड ए सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देयरफॉर ए बी एंड सी ए कह लो ए सी कह लो, एक ही बात, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देन एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ए बी और सी ए, तो ये एंगल ए 90 हो गया। और अगर ये एंगल ए 90 हो गया, देन वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ, या गिवन जैसा क्वेश्चन में लिखा है, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आगे क्या समझ में, कोई डाउट है तो बताएं, नहीं है? अगला क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें ध्यान से, एक एक वर्ड को पढ़ें। लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करने में आसानी होती है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की खास बात है कि अगर तुमने क्वेश्चन सही रीड किया और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम भी सही बनाया तो सॉल्व आराम से होगा। Find the slope of the line which makes angle of 30 with the positive direction of y-axis and measured anti-clockwise। ठीक है, y-axis से एंटी-क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर रहे हैं 30 डिग्री पर, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा? ये x और y एक्सिस हो गए। अब एंटी क्लॉकवाइज वाई एक्सिस से इस तरफ होगा। अगर ऐसे लेते तो ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और ये कौन सा है? एंटी। तो लाइन कुछ इस तरह से हमने ड्रॉ कर ली। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने ए ले लिया और ये बी ले लिया। ये एंगल की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री है। ठीक है, ये सी हो गया, यहाँ पे ये डी हो गया। अब ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, ये आ गया 60। तो ये एंगल थीटा अभी निकालेंगे हम, तो 180 माइनस 60 से कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर जानते होंगे ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिनका सम 180 होता है। ठीक है, तो अब इसको शो कैसे करेंगे वो देख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल वाई बी डी इक्वल टू क्या है? 30 डिग्री। सिंस एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल वाई बी डी, कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वाई बी सी। अब ये 30 आ गया।
ट्राइंगल ओ ए बी में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू 180। ओ ए बी की वैल्यू है 60 और ओ ए बी सॉरी 60 नहीं है, ये तो अभी निकलेगा 60। ये वैल्यू आने के बाद लिखी गई है ना। ये बी वर्टेक्स पर जो एंगल है वो कितना है 30 और ओ वर्टेक्स का एंगल 90। तो यहां से एंगल ओ ए बी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 120 से 60, तो ये आ गया। ठीक है, अब एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए एक्स इक्वल टू क्या होगा 180। लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल तो सुना होगा ना, जैसे कोई भी लाइन है और उस पर अगर जितने भी एंगल बन रहे हैं एक डायरेक्शन में, अपवर्ड द लाइन या डाउनवर्ड, तो उनका सम 180 होता है। ओ ए बी की वैल्यू क्या है 60। ये थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 60 120। अब स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m इक्वल टू टेन थीटा टेन 120 कितना होता है 180 माइनस 60। टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस और टेन 60 की वैल्यू रूट। ठीक है, आ गया क्या समझ में? फिर से रिपीट तो नहीं करना है कोई चीज जो तुम्हें नहीं आई हो। 8 की मैं हिंट दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि लिखा गया है, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द गिवन 4 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें यह प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। पैरेललोग्राम आप लोग जानते ही होंगे, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल भी होते हैं, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी होती है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके करते तब तो हम अपोजिट साइड निकाल के इक्वल कराते और डायगोनल अनइक्वल कराते, लेकिन अगर विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है तो हमको इसके अपोजिट पेयर जो हैं दोनों, एक लेंथ वाले और एक विड्थ वाले, दोनों पेयर क्या कराने होंगे पैरेलल। एक पेयर से काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने एक पैरेललोग्राम जैसा डायग्राम बना लिया जो अभी कंफर्म नहीं है कि यह पैरेललोग्राम है। इस क्वेश्चन की मैं हिंट बता रहा हूं, आप लोग करके देखें, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, ये वर्टेक्स यहां पे ए के क्या हो गए -2 -1, बी के क्या हो गए 4 0, सी के हो गए 3,3 और डी के हो गए -3,2। इसमें तुम एक काम करो, चारों कोऑर्डिनेट मार्किंग कर देना, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ए बी की स्लोप निकालना किससे डिनोट करोगे m1 से, बी सी की स्लोप को m2, ये m3 और ये m4 निकाल देंगे सारी वैल्यू। m1 मतलब ए बी की स्लोप, और वो इक्वल आएगी किसके m3 के। और अगर m1 इक्वल m3 आएगा, इट मीन्स दैट ए बी पैरेलल टू सी डी।
ऐसे ही आप M2 और M4 सेपरेट निकालना, और सेपरेटली निकालने के बाद वो आएंगे इक्वल, और इक्वल आएंगे तो BC पैरेलल टू AD हो जाएगा। तो इस तरह से अपोजिट साइड इक्वल, वो पैरेलल हो जाएंगी, इक्वल की जरूरत नहीं होती है। अगर दोनों पेयर पैरेलल है तो डेफिनेटली वो डायग्राम क्या है, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम। एक पेयर से काम नहीं चलेगा पैरेलल में, एक से नहीं होता है, दोनों होने चाहिए। ठीक है, कर पाओगे तो ये सॉल्व कर लेना क्वेश्चन नंबर 8 तक। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। तो ये दोनों पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसका एक्स एक्सिस से एंगल हमको चाहिए। क्या करें हम पहले इसमें, ये हम एक्सिस बना लेते हैं। ये पॉइंट एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो यहां पे कहीं मार्किंग कर दिया। ये हो गया पॉइंट पहला वाला ए। कोऑर्डिनेट है इसके 3, -1, और सेकंड पॉइंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये भी यही होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही। बी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए 4, -2 एक्स, इसको और थोड़ा नीचे ले जाएंगे, वाई डैश। अब इन दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली कोई लाइन आएगी इस तरह से। इस लाइन ने जो एक्स एक्सिस से ये एंगल फॉर्म किया है, ये एंगल हमको फाइंड करना है। ए के कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ले लेंगे, बी के कोऑर्डिनेट हम x2 y2 ले लेंगे, और स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे। m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इक्वल टू y2 है -2, माइनस माइनस +1, x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 3। स्लोप का थीटा वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे, tan थीटा, ये -1/1। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। -1 किसकी वैल्यू होती है tan में, 135 की नहीं होती क्या, ये भी नहीं पता है तुमको। tan 135 डिग्री की वैल्यू -1 है, और tan से tan कंपैरिजन हो गया, तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 135। यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये थीटा की वैल्यू हो गई है 135। आ गया समझ में, यही बताना था, क्वेश्चन यही था। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। ये लाइन है। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर m1 and m2, then what will be the relation between m1 and m2? According to question, slope of a line is double of the another line, therefore the condition is m1 equal to 2m2। फर्स्ट इक्वेशन रिलेशन आ गया।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये है लाइन 1 L1, ये है लाइन 2 L2, इसकी स्लोप है m1, इसकी स्लोप है m2 और दोनों के बिटवीन ये एंगल है थीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू दे रहे हैं, मतलब इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ tan थीटा, टेंजेंट ऑफ द एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल थीटा इज tan थीटा एंड इट्स वैल्यू इज 1/3। tan थीटा का फॉर्मूला मॉड्यूलस में m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2। इधर से मॉड हटा के इधर प्लस माइनस लगा देंगे, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। इसमें m1 की वैल्यू रख देते हैं, क्या वैल्यू है m1 की, 2m2 माइनस m2 1 प्लस 2m2 इंटू m2, 2m2 माइनस m2 m2 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3m2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, इनको इधर ले आए तो माइनस प्लस 1 प्लस 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 इक्वल टू 0। एक बार प्लस साइन ले लेंगे पहले, तो प्लस साइन से 1 प्लस 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑर्डर में लिखा, m2 में क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर कर लो 2 और 1, कॉमन ले लेंगे m2, 2m2 कॉमन ले लेंगे तो m2 प्लस 1, 1 कॉमन ले लेंगे m2 प्लस 1, पूरी टर्म से कॉमन m2 प्लस 1, तो एक ब्रैकेट में आ गया 2m2 प्लस 1। अलग अलग जीरो कराएंगे, m2 प्लस 1 को जीरो किया तो m2 की वैल्यू, और 2m2 प्लस 1 को जीरो किया तो m2 की वैल्यू माइनस 1/2। m2 माइनस 1 है, देयर फॉर m1 कितना हो जाएगा, 2m2 करेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 से ये क्या आ गया -2, और यहाँ पे भी m1 इक्वल 2m2 करें तो 2 इंटू माइनस 1/2, तो ये क्या आ गया -1। तो एक पेयर हो गया -2 कॉमा -1 और एक पेयर हो गया -1 कॉमा -1/2। अब इसमें माइनस साइन से देखते हैं क्या होता है, माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन ले लिया तो -1 प्लस 2 m2 स्क्वायर प्लस 3m2 इक्वल टू 0, -1 माइनस 2m2 स्क्वायर प्लस 3m2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, 2m2 स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इक्वल टू 0।
फैक्टर कर लें। क्या फैक्टर हो रहे हैं? 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 माइनस m2 प्लस 1। इसमें 2m2 कॉमन ले लिया, तो 2m2 स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया 2m2, तो m2 माइनस वन कॉमन, m2 माइनस वन पूरी टर्म से कॉमन, m2 माइनस वन 2m2 माइनस वन, m2 माइनस वन को ज़ीरो करेंगे, m2 की वैल्यू 1, 2m2 माइनस वन को ज़ीरो करेंगे, m2 की वैल्यू 1/2। नाउ m1 क्या हो जाएगा? 2m2 से 2 इंटू 1 से 2, और m2 इससे निकालें तो 2 इंटू 1/2, तो ये क्या आ गया? 1। ठीक है, क्या क्या आंसर हो गए? हाँ, आंसर क्या क्या हुए? एक पेयर क्या आया? -1 -2। एक क्या आया? -1/2 -1। एक क्या आया? 1 1 2। और एक क्या आया? 1/1, 1/2। ये उल्टा लिख गया है, m1 पहले आएगा इसमें, 2,1, 2,1। ये पेयर में आंसर आ गए। ये सॉल्व समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताना। तो ब्रैकेट में लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि उनको सेपरेट लिखा जाए, और सेपरेट लिखने में बस करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना कि m1 -2 m2 -1 के साथ आया है, -1 m2 -1/2 के साथ आया है, और 2 1 के साथ आया है, और 1 1/2। तो इस तरह से m1 की ये 4 वैल्यूज आ गई, और m2, और इन सभी वैल्यू में वन स्लोप इज ट्वाइस ऑफ अदर है। जैसे सभी में अगर हम देखें तो m1 की वैल्यू m2 की कैसी है? डबल। और इस क्वेश्चन में ऐसा ही कहा जा रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, एंगल बिटवीन देम इज 1/3, देन फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन। तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। आ गया अभी समझ में सबको? ठीक, इसको रीड कर लें। इस क्वेश्चन में इनका क्या कहना है? A line passes through point x1, y1 and h, k. If the slope of line is m, then show that the equation of line is k minus y1. Yeah, relation in hk and x1, y1 is k minus y1 equal to m multiply h minus x1. तो अब हमारे पास जो कंडीशन है ना, पहले हम इस कंडीशन को देख लेते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और जो 2 पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, वो दोनों पॉइंट भी मैंने मार्किंग कर लिए। एक पॉइंट ए ले लिया हमने x1 y1, और दूसरा पॉइंट बी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है h, k। और लाइन की स्लोप भी दी गई है, वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m।
अब देखिए जब भी कोई लाइन एक पॉइंट है x1 y1 उससे पास हो रही हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट। कोई बताएगा स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वन पॉइंट का फॉर्मूला, जिसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन का पासेस थ्रू वन पॉइंट, या इसी को कहते हैं पॉइंट x1 y1 स्लोप m। इसमें कौन कौन आ रहे हैं? पॉइंट आ रहा है और कौन आ रहा है? स्लोप। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये भी बोलते हैं। अब दिस लाइन also passes through a point B whose coordinates are h, k, or if a line passes through a point then coordinate of point will satisfy the equation of line। एक ज्योमेट्री की कंडीशन सीख लो। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है कोई भी, और अगर वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, कोई पॉइंट उस पर लाई कर रहा है, तो वो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, वो उसकी ज्योमेट्रिकल इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई। अब ये सेटिस्फाई कराते कैसे? तो सेटिस्फाई का रूल ये होता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो किसकी जगह रख देते हैं? एक्स की जगह, और सेकंड कोऑर्डिनेट किसकी जगह रख देते हैं? वाई की जगह। मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, लाइन सिंस ये मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं इसको। line 1 passes through point B whose coordinates are h, k, hence satisfy। तो ये लाइन h, k से पास हो रही है, मैं इससे सेटिस्फाई कराऊंगा। सेटिस्फाई कराएंगे तो h रख देंगे x की जगह और k रख देंगे y की जगह। तो इक्वेशन आएगी k माइनस y1 m x की वैल्यू h माइनस x1। क्या यही रिलेशन हमको लेकर आना था? हाँ, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन विच वी हैव टू प्रूव। k माइनस y1 इक्वल टू m x h माइनस x। आ गया क्या समझ में सभी को? किसी को कहीं कोई डाउट है? सेटिस्फाई वाली बात समझ में आ गई? कोई भी लाइन है, सर्कल है, कर्व है, अगर वो पॉइंट से पास हो रहा है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट से उसकी इक्वेशन को क्या कर देते हैं? सेटिस्फाई। और सेटिस्फाई का रूल क्या होता है कि कोऑर्डिनेट की फर्स्ट वैल्यू x की जगह रखते हैं और सेकंड वैल्यू y की जगह। ठीक है, समझ आ गया?